हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने अपना ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया है। आप लोगों को अगर इसके रिवीजन करने हैं तो आप भी कर सकते हैं, जो कि मैंने परमार सर के जो नोट्स हैं उनसे किए हैं, तो आप भी रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे इसमें कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो हम ओरिजिन देखने वाले हैं अभी कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे और कहाँ से हुआ था। तो हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए एक थ्योरी दी गई थी, जो कि थी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया था कि एक छोटा सा पार्टिकल था जो कि इनफाइनाइटली हॉट था, काफ़ी हॉट था। ठीक है, जो छोटा सा पार्टिकल था वो काफ़ी हॉट और देन सिंगल पॉइंट था जिसमें एक्सप्लोजन हुई, जिसमें काफ़ी एक्सप्लोजन होने की वजह से हमारे पूरा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो गया। पहले एक छोटा सा पार्टिकल था जिसमें जैसे बोल सकते कि ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से हमारे यूनिवर्स का जो है वो फॉर्मेशन हो गया था। तो ऐसे हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई और पूछते हैं कि यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन है उसके लिए कौन सी थ्योरी दी गई है, तो उसके लिए दी गई है बिग बैंग थ्योरी। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है। हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारी गैलेक्सीज है। उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, जिसमें अर्थ वगैरह हमारा सोलर सिस्टम आता है, तो मिल्की वे गैलेक्सी है। तो उसके बाद हमने देखा कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ओरियन स्पर है एक। ठीक है, क्या है? ओरियन स्पर। तो जो ये ओरियन स्पर है इसमें हमारा क्या आता है? सोलर सिस्टम। इस ओरियन स्पर में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है। तो हमने क्या देखा कि हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है हमारा ओरियन स्पर, और इस ओरियन स्पर के अंदर आता है हमारा सोलर सिस्टम। इतना हो गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, जैसे ये है यूनिवर्स, यूनिवर्स में आती है हमारी गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर हमारे आता है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में आते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स। ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स आते हैं। तो हमें पता चल गया कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसके नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो यूनिवर्स का अदर नेम क्या है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एसएससी में अब की बार पूछा भी गया है, सीएचएसएल में, कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ यूनिवर्स, तो वो आ जाएगा हमारा कॉस्मो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो ये थ्योरी दी गई है कि जो बिग बैंग थ्योरी का ओरिजिन हो गया, उसके बाद एक्सप्लोजन हो गया उसमें, तो ये हुआ कब था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो कब हुआ, मतलब कि एक्सप्लोजन जो हम बोल रहे हैं कि एक इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल था, तो उसका एक्सप्लोजन हुआ कब? वह हुआ था 13.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ठीक है, और ये दी किसने थी? ये दी थी जॉर्ज लेमेटर ने 1931 ने, और एडविन हबल 1931 में एडविन हबल एंड जॉर्ज लेमेटर ने दी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर क्या हो रहा है? डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। तब तक के लिए बता देती हूँ कि जो सेलेस्टियल बॉडीज जैसे हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, तो ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर आते हैं। हमारे स्टार जितने भी हैं ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। तो इनके अंदर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये किसने बोला? जॉर्ज लेमेटर ने बोला 1931 में। तो इसका ईयर और जो साइंटिस्ट है वो पूछा जाता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन कितने ईयर जो है उससे पहले हुई थी, कितने ईयर एगो हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कब हुई थी। तो ये हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, जो हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी 4.5 बिलियन एगो। और अगर ये भी पूछा जाए कि हमारी अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई थी, वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हमारी अर्थ कब फॉर्म हुई थी, तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी। उसके बाद क्या देखते हैं हम, जो नेबुलर थ्योरी है, क्या दिया गया था? एक नेबुलर थ्योरी दी गई थी। ये कैसे पता चला कि भाई सोलर सिस्टम बना है, कैसे क्या हुआ था? तो नेबुलर जो थ्योरी थी, नेबुलर थ्योरी में यह बताया गया था कि जो हमारा एक छोटा सा पार्टिकल था,
ठीक है। जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब एक्सपैंड हो रहा था, इसमें बहुत सारी जो डस्ट एंड गैस थी और ये डिस्क फॉर्म में राउंड 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 घूम रहा था। तो क्या हुआ, साइड में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो साइड में इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये हुआ था। देखो ये नेबुला, नेबुला का मतलब है अ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। और जो नेबुलर थ्योरी है वो 1755 में इमैनुअल कांत ने दी थी। और उसके बाद क्या आता है, 1796 में क्या हुआ था, जो लैपलास थे उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। किसको मॉडिफाई किया था, नेबुलर थ्योरी को मॉडिफाई किया था, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो है ये सोलर सिस्टम हमारा फॉर्म हो गया था। एक छोटा सा पार्टिकल था जो कि डिस्क शेप में राउंड राउंड घूम रहा था। जो राउंड घूम रहे थे वो हमारे डस्ट जैसे होता है ना कि एक बीच में मास, जो हम अगर किसी भी कोई भी चीज़ राउंड घूमती है तो क्या होता है, जो मास होता है ना वो सारा का सारा सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। और जो सेंटर में इकट्ठा हुआ इसको बोला सन, कि ये हमारा सन है, जो कि सारा मास बीच में इकट्ठा हो गया है। और जो साइड में दिख रहा है, ये साइड में है हमारे डस्ट पार्टिकल, इन डस्ट पार्टिकल्स को बोला गया प्लैनेट्स। और बीच में जो मास इकट्ठा हुआ सारा उस पार्टिकल का, उसको बोला गया सन, कि वो है सन। तो ऐसे हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद कैसे हुआ, कौन कौन सी गैसेस इसके फॉर्मेशन में थी, हाइड्रोजन और हीलियम। जो न्यूक्लियर फिजन हुआ था, किस किस का हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम का। दो हाइड्रोजन के एटम मिले और उन्होंने हीलियम बना दिया, ठीक है। और ऐसे ही हमारे जो सन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और 99%, ठीक है, 99% जो मास है वो हमारा किसके अंदर इंक्लूडेड है, सन के अंदर। जो हमारे सोलर सिस्टम का 99% मास है वो किसके पास है, सन के पास है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोफिजिक्स का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में। तो ये लर्न करने की चीज़ें हैं, तो इसको लर्न कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन यही बनता है कि हमारी अर्थ की फॉर्मेशन कितने ईयर एगो हुई थी, और किसने कौन सी थ्योरी दी थी, कब दी थी, इनके जो ईयर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए ये आ गया हमारा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ टू टाइप की होती है, एक होती है ल्यूमिनस और एक होती है नॉन ल्यूमिनस। जो ल्यूमिनस होती है इसका मतलब है कि वो सेल्फ ग्लोइंग होती है, उनकी खुद की लाइट होती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा स्टार, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। और उसके बाद है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कौन सी हैं, तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी वो होती हैं जिन जो खुद ग्लो नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को अदर सोर्सेज से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है मून, मून की खुद की लाइट नहीं है, जो सन की जो लाइट होती है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके ही मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ लिया कि सेलेस्टियल बॉडी कैसी होती है, कितने टाइप की होती है। तो जैसे एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स, कॉमेट एंड स्टार्स, ये हमारी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्ट्रॉइड क्या होती है। तो जो हमारी एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड देखते हैं कि हमारा एस्ट्रॉइड होता क्या है। तो एस्ट्रॉइड जो है वो दे आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन, जो कि सन के चक्कर लगाता है, ठीक है। रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स या फिर मेटेओर्स। मेटेओर्स क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे हमारी जो अर्थ है, अर्थ में क्या होती है, एक लेयर होती है क्या, मिजोस्फेयर। जो मिजोस्फेयर होती है जो लेयर, कुछ मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, जब अर्थ के जो ये लेयर है इसमें एंटर करते हैं तो मिजोस्फेयर में आके वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको मेटेरॉइड्स बोलते हैं और उन्हीं को शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, क्यों बोला जाता है इनको शूटिंग स्टार। इसीलिए बोला जाता है इनको शूटिंग स्टार क्योंकि जब कोई भी मेटेरॉइड अर्थ के सरफेस में जो एंटर करता है तो मिजोस्फेयर में आके वो बर्न हो जाता है और हमें एक चमकते हुए तारे की तरह दिखता है, जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमेट क्या होता है। कॉमेट होता है स्मॉल आइसी डर्ट बॉल्स दैट ऑर्बिट द सन बर्न अपॉन रीचिंग सन। ये मेटेरॉइड तो क्या है, जब मिजोस्फेयर में एंटर करते हैं तब बर्न हो जाते हैं। ऐसे ही कॉमेट क्या होता है, कॉमेट धूमकेतु जिसको बोलते हैं, ठीक है। कॉमेट को क्या बोलते हैं, जैसे ये स्मॉल डर्ट बॉल्स होते हैं, ठीक है, डर्टी बॉल्स हैं जो कि सन के पास जाती है। जैसे ही ये सन के पास पहुंचती हैं, सन के पास पहुंचती है ये बर्न हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं कॉमेट। जो सन के पास जाते हुए बर्न हो जाते हैं उनको कॉमेट बोलते हैं, और जो मिजोस्फेयर में बर्न होती है उनको मेटेरॉइड या फिर शूटिंग स्टार बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्टार्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली सेलेस्टियल बॉडीज। उसके बाद हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्टार्स होती क्या है। स्टार्स एक ल्यूमिनस बॉडी है, ठीक है, और इनका जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और जो ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ये वो कैप के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए भी।
तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो सबसे जो कॉन्स्टिलेशन में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स में सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं हम हाइड्रा, लार्जेस्ट है हमारा हाइड्रा। एंड जो उर्जा मेजर है वो है सप्तऋषि, सप्तऋषि को बोलते हैं उर्जा मेजर। उसके बाद देखते हैं कि जो ओरियन कॉन्स्टिलेशन है, ओरियन कॉन्स्टिलेशन में ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होता है, वो होता है रिगेल। ठीक है, कौन सा होता है, रिगेल। जो ओरियन कॉन्स्टिलेशन है हमारा, ओरियन कॉन्स्टिलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो है रिगेल। उसके बाद जो हमारा नाइट स्काई, ठीक है, ओवरऑल जो हमारी नाइट स्काई होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है वो होता है हमारा डॉग स्टार या फिर सीरियस। ठीक है, क्या होता है, डॉग स्टार या फिर सीरियस हमारी नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जिसको बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के नज़दीक भी कोई स्टार होगा, ठीक है, तो सन भी एक स्टार होता है। आप लोगों को पता होगा कि सन क्या है, एक स्टार है। तो हमारी अर्थ के सबसे नज़दीकी जो स्टार है वो कौन सा है, सन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ कौन सा है हमारा, तो वो हो जाएगा सन। और जो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो है 150 मिलियन किलोमीटर। ये हमारा अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से। आफ्टर सन देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो है सन। और अगर ये पूछ ले कि सन के बाद सेकंड कौन सा स्टार है जो कि अर्थ के क्लोजेस्ट है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे क्लोजेस्ट तो है सन, एंड देन सेकंड नंबर पे आती है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो कि अर्थ के नियरेस्ट स्टार है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट होती है, ठीक है, जो कि सेलेस्टियल जो बॉडीज होती है उनके बीच में डिस्टेंस को मेजर करती है। और 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल है। एंड 1 पारसेक जो है वो भी 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होती है। तो ये हमने देख लिया कि कौन सी यूनिट किसके इक्वल होती है, और जो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर किया जाता है, वो किया जाता है लाइट ईयर से। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सोलर मिशन है, इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मिशन है वो कौन सा था, आदित्य L1 मिशन, जो कि इसरो ने भेजा था। ठीक है, ये हमारा सोलर मिशन था। उसके बाद हम सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन कैसे, मतलब कि सन कौन सा स्टार कैसे है, क्या करता है, कितना उसमें मास है। तो ये अब सन के बारे में देखते हैं। द ओनली स्टार इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो ओनली स्टार, एकमात्र जो तारा है वो है सन। और कोई स्टार, जो बाकी स्टार्स हमें दिखते हैं स्काई में वो किसी और गैलेक्सी के होते हैं, वो हमारे वो और सोलर सिस्टम के होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के वो स्टार नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार है, वो है सन। ठीक है, एंड पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम भी किसको बोला जाता है, सन को बोला जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो सन है वो किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड अदर मेटल से ये बना हुआ है। और जो मैंने बताया था कि 99% मास जो हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन कैरी करता है, वो सन कैरी करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो सन है वो अर्थ का कितने टाइम्स है, 109 टाइम्स ऑफ अर्थ। 109 टाइम्स ऑफ अर्थ क्या है, सन। सन हमारी अर्थ का 109 टाइम्स है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है कि 8 मिनट 30 सेकेंड्स जो है लाइट को लगती है हमारी अर्थ तक रीच करने में। ठीक है, जो सन से हमारी अर्थ पे लाइट आती है वो 8 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लेती है, इस स्पीड से आती है वो, स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और उसके बाद टेम्परेचर एट सरफेस, सरफेस पे टेम्परेचर कितना होता है, 5800 केल्विन। ठीक है, और सेल्सियस में 5600 सेल्सियस। और टेम्परेचर जो ये सन का बता रहे हैं कि सन के सरफेस पे टेम्परेचर इतना होता है। और अगर बात करें कि सन के सेंटर पे जो टेम्परेचर वो कितना होता है, वो 15.7 मिलियन केल्विन। और उसके बाद जो सन की आउटर लेयर होती है उसको हम कोरोना बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा सन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम अपने मून की तरफ चलते हैं कि मून, देखो मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। और जो बाकी सैटेलाइट्स हम जैसे कभी कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दी, कभी कोई सैटेलाइट, तो वो हमारी आर्टिफिशियल होती है। जो मून है वो एकमात्र हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, और कोई भी सैटेलाइट ऐसी नहीं है जो नेचुरल है हमारे सोलर सिस्टम में। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, सॉरी, अर्थ की जो एक ही नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। उसके बाद मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है जो कि क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो हमें चमकती हुई दिखती है। किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और जो मून की रेडियस है 1.74 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम ऑफ मून लाइट,
टेक टू रिच अर्थ, अर्थ तक जो मून की लाइट है वो पहुंचने में कितना टाइम लेती है, 1.26 सेकेंड। और जो हमने सन का भी अभी देखा था 8 मिनट 30 सेकेंड, तो मून की लाइट पहुंचती है 1.26 सेकेंड में। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मीन के जो मून है उसके बीच में 3,84,000 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में। उसके बाद जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी का अगर हम 6 से डिवाइड कर दें अर्थ की ग्रेविटी को तो वो मून की ग्रेविटी निकल के आ जाएगी। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी का 6 टाइम्स क्या है, मून की ग्रेविटी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन कैसे क्या करता है मून। तो जो मून है, मून की जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है उसका टाइम पीरियड जो है वो सेम होता है, इसीलिए हमें क्या होता है, ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल, और जो हमें दिखता नहीं है उसको हम फार साइड बोलते हैं। अभी जो फार साइड होती है हमें वो दिखती नहीं है, हमेशा हमें मून की वन साइड ही विजिबल होती है, दूसरी साइड हमें विजिबल नहीं होती। और जो ये साइड हमें विजिबल नहीं होती इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, जिसपे अभी लैंडिंग की थी चंद्रयान जो है वो लैंड किया था, वो साउथ पोल पे लैंड किया था, जो हमें दिखाई नहीं देता, फार साइड जिसको हम मून की बोलते हैं। और जो रोटेशन और रिवोल्यूशन में जो मून है वो टाइम लेता है 27.3 डेज। उसके बाद रोटेशन और रिवोल्यूशन होती क्या चीज़ें हैं, तो ये भी बता देती हूँ। रोटेशन होता है ऑब्जेक्ट स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स एक्सिस, जो अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करता है उसको रोटेशन बोलते हैं। और रिवोल्यूशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है, जो ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और जो अपनी ही एक्सिस पर घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन। अपनी ही एक्सिस पर घूमना होता है रोटेशन, और जो किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, और ऑल प्लैनेट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है वो सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमते हैं, लेकिन जो वीनस और जो यूरेनस है ये हैं क्लॉकवाइज घूमने वाले। तो हमारे 8 प्लैनेट है, 8 में से सिर्फ 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, वीनस और यूरेनस। याद कैसे करेंगे, नस और नस से याद कर लो, वीनस और यूरेनस दोनों में नस वाली साउंड आ रही है, तो ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी प्लैनेट्स हमारे एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स ये हो गए। उसके बाद जो ये हमारे प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, एक होते हैं जोवियन। जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और जो लास्ट के 4 होते हैं उनको बोलते हैं जोवियन। तो ये इनकी 2 कैटेगरी हैं। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो आगे वाले जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनको हम इंटीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं, और जो हमारे ये लास्ट वाले जो प्लैनेट हैं इनको जोवियन प्लैनेट या एक्सटीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं इनके बीच में किस टाइप की बेल्ट्स होती हैं। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे ये इंटीरियर प्लैनेट और एक्सटीरियर प्लैनेट होते हैं इनके बीच में एक बेल्ट होती है। ठीक है, जो ये बेल्ट है इस बेल्ट को हम बोलते हैं क्या, एस्टेरॉयड बेल्ट। जो ये टेरेस्ट्रियल और जो जोवियन प्लैनेट है इनके बीच में एक जो बेल्ट होती है जिसको बोलते हैं हम एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है, किन 2 प्लैनेट्स के बीच में। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो पंडित जसराज है वो ऐसे पहले म्यूजिशियन थे जिनके नाम पे एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम रखा गया था, एक ड्वार्फ प्लैनेट है और पंडित जसराज के नाम पे उस प्लैनेट का नाम रखा गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और जो हमारे जोवियन प्लैनेट है इनकी जो क्या क्या खास बातें हैं, क्यों इनको ये बोला जाता है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है इनमें क्या होता है, इनमें रॉकी मटेरियल होता है, ये रॉक के बने होते हैं। ठीक है, सॉलिड होता है इनका सरफेस, और इनमें कोई भी रिंग नहीं होती, और इनके मून्स बहुत ही कम होते हैं, मून्स को ही सैटेलाइट बोला जाता है, और रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, ये काफ़ी स्मॉल इन साइज होते हैं। तो ये इनकी जो है कैटेगरी, जो हम करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की। देन उसके बाद आ जाता है हमारा जोवियन प्लैनेट। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं अब देखते हैं क्या होते हैं। जोवियन प्लैनेट हमारे ये 4 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गैस जाइंट और आइस जाइंट। जो फर्स्ट के 2 हैं, स्टार्टिंग के 2 हैं उनको तो बोलते हैं हम गैस जाइंट,
क्योंकि ये गैस से बने होते हैं। और जो ये लास्ट के दो हैं यूरेनस और नेपच्यून, इनको बोलते हैं हम आइस जाइंट, क्योंकि ये आइस के बने होते हैं। तो इसीलिए इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। देन उसके बाद देखते हैं कि गैस जाइंट और आइस जाइंट कैसे क्यों बोलते हैं इनको। देखो, जैसे जो ये गैस जाइंट होते हैं ये किससे बने होते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और जो आइस जाइंट है वो वाटर, मीथेन एंड अमोनिया के जो मिक्सचर है उससे बने होते हैं, और रॉक और आइस के बने होते हैं। तो ये आइस जाइंट है और ये गैस जाइंट है। देन अब हम पढ़ लेते हैं कि नंबर वाइज हम अपने एक एक प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे कि किसकी क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा मरकरी। मरकरी जो है सन के बहुत ही क्लोजेस्ट प्लेनेट है। सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट सन अगर पूछ ले तो वो हमारा मरकरी, फर्स्ट प्लेनेट जो हमारा मरकरी है। उसके बाद स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी मरकरी ही है, और डायमीटर इतना पूछा नहीं जाता। और फास्टेस्ट प्लेनेट, जो फास्टेस्ट प्लेनेट भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं इसको फास्टेस्ट प्लेनेट, क्योंकि ये 88 डेज लेता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। जैसे हमारी पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, वो सन का रिवॉल्यूशन चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज लेती है। ठीक है, ऐसे ही जो मरकरी है वो 88 डेज में ही क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है सन की रिवॉल्यूशन को, इसीलिए हम इसको फास्टेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं। देन उसके बाद आता है प्लैनेट विद नो सैटेलाइट। इस प्लैनेट की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। और प्लैनेट विद नो वाटर एंड गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस पे कोई भी गैस नहीं होती, वाटर नहीं होता। तो हमने इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन कौन सी देख लेते हैं। ये क्लोजेस्ट टू सन है, स्मॉलेस्ट है, एंड 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है क्या, रिवॉल्यूशन। और इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और कोई भी इसमें वाटर, गैस वगैरह चीज़ें नहीं मिलती। देन हम आते हैं अपने सेकंड जो प्लैनेट है हमारा, वीनस पे आ जाते हैं। वीनस जो है हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। क्यों है ये सबसे हॉटेस्ट? हॉटेस्ट तो हमारा मार्स होना चाहिए था, क्योंकि मार्स हमारा सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन वो नहीं है। सेकंड जो हमारा वीनस है वो हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है जो CO2 और H2SO जो गैस, H2SO4, ये दो चीज़ें मिलती हैं। ये जो गैसेस हैं ये इजीली क्या कर लेती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं। इसके लिए जो ये वीनस है ये बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट बोला जाता है, हॉट प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि ये गैसेस हीट को ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। ब्राइटेस्ट स्टार बहुत ही चमकीला होता है ये, ठीक है। और इसको ल्यूसीफर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ल्यूसीफर प्लैनेट कौन सा है। अब की बार के जो CHSL है उसमें पूछा गया है कि ल्यूसीफर प्लैनेट कौन सा है। तो ल्यूसीफर प्लैनेट है हमारा वीनस। क्यों बोलते हैं इसको ल्यूसीफर? क्योंकि ये बहुत ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसीलिए इसको हम ल्यूसीफर भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। हमारे जो मरकरी है उसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं थी, और विनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं होती। और इसको अर्थ की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो मास और जो साइज है वो बहुत ही सिमिलर है। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और अब की बार जो CHSL हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो वीनस है वो किसके सिमिलर है इन साइज एंड मास, तो वो है अर्थ के सिमिलर। और ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज, जो मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को। जो वीनस और जो यूरेनस है ये दो ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। देन इसके बाद आती है हमारी अर्थ। अर्थ को देखते हैं। अर्थ क्या है? हमारा एक ऐसा एकमात्र प्लेनेट है जिसपे लाइफ सपोर्ट करती है। और ये ब्लू प्लेनेट है। ब्लू क्यों है? क्योंकि इसमें 70% तो वाटर ही होता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। और एक ही सैटेलाइट है जिसको मून बोलते हैं, और ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। इससे पहले जो दो प्लेनेट पड़े उनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं थी, हमारे अर्थ की सैटेलाइट है मून। उसके बाद ये डेंसेस्ट इन द एंटायर सोलर सिस्टम। डेंसेस्ट का मतलब है कि इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। अर्थ की डेंसिटी जो है काफ़ी हाई है। तो ये हमारा अर्थ कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड, रेड सॉइल मिलते हैं, इसीलिए इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी यही है। और इसके दो हमारे मून है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, वो है फोबोस और डिमोस। पूछा जाता है कि फोबोस और डिमोस किसके मून है या फिर किसकी सैटेलाइट है, वो है मार्स के। उसके बाद मार्स में एक लार्जेस्ट वोल्केनो और टॉलेस्ट माउंटेन मिलता है जो है ओलंपस मून्स। तो हमारा मार्स भी कंप्लीट हो गया है। हम मार्स के बाद अपने आते हैं फिफ्थ, जो कि हमारा है कौन सा प्लेनेट? जुपिटर। जुपिटर के बारे में हम पढ़ेंगे। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में।
उसके बाद जो शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड है इसका, जो कि 10 आवर्स का है। जैसे हमारी जो अर्थ का जो रोटेशन का जो पीरियड है वो 24 आवर्स का है, कि हमारे में एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, ऐसे ही जुपिटर में जो एक दिन होता है वो 10 घंटे का होता है। तो रोटेशन सबसे अगर पूछ ले कि सबसे शॉर्टेस्ट डे या फिर शॉर्टेस्ट रोटेशन कौन से प्लैनेट की है, वो जुपिटर की। देन उसके बाद हम देखते हैं इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, अदर गैसेस मिलती हैं। थर्ड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आफ्टर मून एंड वेनस, जो हमने पढ़ा था कि मून एंड वेनस जो ब्राइटेस्ट है, और वेनस को मैंने बताया भी था, लूसीफर भी बोलते हैं वेनस को। और ये थर्ड जो जुपिटर जो है थर्ड है, किसके बाद, मून एंड वेनस के बाद। देन उसके बाद 95 इसके टोटल मून्स है। मून्स का मतलब है सैटेलाइट, जो इसकी सैटेलाइट है खुद की जुपिटर की, वो है 95। और लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन कौन सी है, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, और इन चारों में से सबसे बड़ी है गैनीमेड। ठीक है, ये 4 सैटेलाइट सबसे बड़ी हैं, इन चारों में से सबसे बड़ी है गैनीमेड। और ये किसने डिस्कवर की थी, डिस्कवर बाय गैलीलो। गैलीलो ने क्या किया था, इनको डिस्कवर किया था। और जो ये जुपिटर है इसके चारों ओर हमें रिंग्स देखने को मिलती है, न्यूक्लियर अनक्लियर रिंग। जो जुपिटर है, जुपिटर के जो जैसे ग्रह है, ठीक है, इसके चारों ओर हमें रिंग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ये रिंग्स होती हैं ये अनक्लियर होती हैं, अच्छे से दिखाई नहीं देती। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सैटर्न में तो बिल्कुल अच्छे से विजिबल होते हैं, लेकिन जुपिटर में वो विजिबल नहीं होती, लेकिन रिंग्स होती हैं, इसीलिए ही हमने देखा था कि इनको जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न हमारा 6th प्लैनेट है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा अभी मैंने बताया जुपिटर होता है, उसके बाद होता है हमारा सैटर्न। और ये ब्राइट होता है, कंसेंट्रिक रिंग्स होती है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो इसकी जो रिंग्स होती हैं इनका एक सिंगल क्या होता है, कॉमन सेंटर होता है, इनको कंसेंट्रिक रिंग्स बोलते हैं। और टीनी रॉक और गैस और जो डस्ट आइस, इनसे वो बना होता है। लिस्ट डेंस प्लैनेट है। लिस्ट डेंस प्लैनेट का मतलब क्या है, इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही स्लो, जो लो बोलेंगे, इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो है। कितनी लो है, जो हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी हमारी वाटर की डेंसिटी होती है। इससे भी कम जो डेंसिटी होती है वो हमारे सैटर्न की होती है। और अगर हम सभी प्लैनेट्स को एक बार के लिए मान ले कि हम पानी में रख रहे हैं, तो हमारा एकमात्र जो तैरता हुआ ग्रह होगा वो होगा सैटर्न, जो कि फ्लोट करता रहेगा पानी के ऊपर, और सारे के सारे नीचे पानी में नीचे बैठ जाएंगे, और सैटर्न जो है उसमें तैरता रहेगा। एंड जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैटेलाइट या फिर मून हम बोलेंगे किसकी है, वो सैटर्न की ही है। सेकंड नंबर पे जुपिटर की है। और लार्जेस्ट हमारी जो सैटेलाइट है सैटर्न की वो है टाइटन। ठीक है, और इसको भी किसने डिस्कवर किया था, जो सैटर्न प्लैनेट है इसको डिस्कवर किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। ठीक है, गैलीलियो ने ही इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद जो सैटर्न की रिंग्स हैं, सैटर्न के जो चारों ओर रिंग्स जो विजिबल होती हैं, वो रिंग्स किसने डिस्कवर की थी, वो हगिंस ने की थी। क्रिश्चियन हगिंस इसका पूरा नाम था। 1655 में इसने इसको डिस्कवर किया था। ये पूछा जाता है कि जो सैटर्न की रिंग्स है डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा थी एंड कब की गई थी। एंड देन उसके बाद जो गैप है, जो रिंग्स हैं सैटर्न के चारों ओर, तो इन रिंग्स के बीच में जो गैप है वो किसने डिस्कवर किया था, वो कसीनी ने किया था 1675 में, जिनको हम कसीनी डिवीजन भी बोलते हैं। तो ये हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा 7th प्लैनेट, जो कि है यूरेनस। तो यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। यूरेनस का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। जैसे हमने मार्स में पढ़ा था कि मार्स का कलर रेड होता है, जो किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ऐसे यूरेनस का ग्रीन कलर होता है, और इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। और क्यों होता है इसका ग्रीन कलर, मिथेन गैस के कारण होता है, CH4 के कारण होता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, विलियम हर्सल ने 1781 में यूरेनस को डिस्कवर किया था। इसको आइस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमीनिया और मीथेन भी मिलते हैं। क्योंकि जो इनमें गैसेस मिलते हैं, हमने देखा भी था कि ये आइस जाइंट और गैस जाइंट हमने पढ़े थे। तो यूरेनस क्या है, हमारा आइस जाइंट। उसके बाद ये वीनस और मैंने बताया था कि यूरेनस, दो ही ऐसे एक्सेप्शन केस है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। एंड कोल्डेस्ट प्लेनेट है हमारा कौन सा, यूरेनस। ठीक है, इट इज टिल्टेड टू 98 डिग्री एट इट्स एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस पे 98 डिग्री क्या है, टिल्टेड है, इसीलिए ये ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहा है। हमेशा दिखते, अगर हम इसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहा है। रोलिंग प्लेनेट भी इसको बोलते हैं, या फिर लॉपसाइडेड प्लेनेट भी इसको बोला जाता है। तो यूरेनस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून जो हमारा लास्ट प्लेनेट है, फारदेस्ट प्लेनेट हम इसको बोलेंगे कि हमारा सबसे दूर का जो है प्लेनेट है।
उसके बाद आइस जाइंट इसको बोलते हैं। एटमॉस्फेयर कंपोज, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मिलती है और ये ब्लू कलर का होता है। ब्लू क्यों होता है? मीथेन गैस के कारण होता है। और फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, थर्ड मोस्ट मासिव प्लैनेट है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि इसको हम गैस जाइंट बोलते हैं। फादर्स्ट प्लैनेट है और ब्लू कलर है ड्यू टू मीथेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जॉन गैल एंड अर्बन ली वर्रियर ने की थी 1846 में। ओनली प्लैनेट फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रिडिक्शन, ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसको मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से डिस्कवर किया गया था। क्योंकि पहले ये बोल रहे थे कि इसको हम मानेंगे नहीं कि प्लैनेट है, क्योंकि ये जो फुलफिल करते, जो कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए प्लैनेट की, वो हो नहीं पा रही थी। तो जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने अपनी मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से क्या किया, ये प्रूव किया कि हाँ ये एक प्लैनेट है। ठीक है, प्लैनेट की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। इसकी 14 सैटेलाइट्स है, 14 मून्स है। इनमें से सबसे जो फेमस मून है इसका कौन सा है? ट्राइटन। ठीक है, तो ट्राइटन इसका सबसे फेमस मून है। और उसके बाद इसमें सैटर्न में हमने क्या इसका, हाँ ये आपने देखा होगा सैटर्न में जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है कौन सी है? टाइटन। ये शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लूटो। प्लूटो हमने देखा होगा कि पहले एक हम इसको भी प्लैनेट मानते थे और ये प्लैनेट 2026 के बाद से अब ये प्लैनेट नहीं रहा है। उससे पहले एक प्लैनेट था, अब 2006 में इसको हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं लेते, क्योंकि ये हमारी सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं करता है। किसी भी प्लैनेट को अगर किसी भी चीज़ को हमें प्लैनेट प्रूफ करना है तो क्या होगा? सबसे पहले तो स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, जो उसके आगे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, ये उनको क्या है, उनको रोक नहीं पा रहा था। अगर उनको रोक नहीं पाएगा तो उनको हम जो है प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, तो इसीलिए इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया था। और इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट में बोलते हैं कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है और मेंबर है क्यूपर बेल्ट का। ठीक है, क्यूपर बेल्ट का इसको मेंबर बोला जाता है। और ये क्यूपर बेल्ट है, ये कहाँ पे मिलती है? जो हमारा नेपच्यून यूरेनस है, नेपच्यून के जस्ट बाद, जैसे यहाँ पे नेपच्यून है, नेपच्यून के जस्ट बाद हमें ये क्यूपर बेल्ट देखने को मिलती है। जैसे हमारे मार्स और वीनस के बीच में हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट थी, ऐसे ही हमारे नेपच्यून के बाद जो है ये हमारी आती है क्यूपर बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारी मार्स और वीनस के बीच में, ऐसे ही मार्स एंड जुपिटर के बीच में थी हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ऐसे ही नेपच्यून के बाद आती है कौन सी बेल्ट? क्यूपर बेल्ट। तो ये हमने देख लिया। और जो क्यूपर बेल्ट होती है, एक स्फेरिकल बाउंड्री होती है, नेपच्यून के बाहर होती है, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड, रॉक एंड कॉमेट्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद हम देख लेते हैं ये कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जो है बड़ा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, तो कैसे पता चलेगा? प्लैनेट्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर इनका पता लगाना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा है कौन सा? जुपिटर, सबसे बड़ा जुपिटर। देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। मरकरी हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। कौन सा है? स्मॉलेस्ट। मरकरी स्मॉलेस्ट है एंड जो जुपिटर है वो है लार्जेस्ट। तो इनकी जो ट्रिक है कैसे याद करेंगे, तो हम इसको याद करेंगे जे सन और ईवीएम मशीन। तो ईवीएम मशीन ऐसे याद करेंगे, जे सन, ईवीएम, एम से मशीन, ऐसे इसको याद करेंगे। जैसे जुपिटर, ऐसे सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस एंड मार्स, और ये हमारा मरकरी। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। एंड एक थ्योरी और दी गई है जो कि है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी जो किसने दी है? फ्रेड हॉयल ने दी है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में CHSL में पूछा गया है कि जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है ये क्या होती है, किसने दी है? फ्रेड हॉयल ने दी है। और स्टेडी स्टेट थ्योरी का मतलब क्या है कि जो हमारी डेंसिटी है, जो हमारी एवरेज डेंसिटी है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, वो ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो लैपलेस है, लैपलेस ने बोला था कि क्या हो रहा है, हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो उनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी अभी भी क्या है? कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चीज़ है जो कि कांस्टेंट है? वो है हमारी डेंसिटी। और किसने बोला है ये? फ्रेड होयल ने बोला है। और किस थ्योरी में बोला है? स्टेडी स्टेट थ्योरी में बोला गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप ऐड ऑन कर लेना।
एंड सन के बारे में एक चीज़ जो है रह गई थी, वो है ये कि जो ये हम अगर सन का जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो मैंने बताया था कि आउटर जो लेयर होती है, हमारी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना, और उसके बाद जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर, उसके बाद बोलते हैं फोटोस्फेयर। तो ये पूछा जाता है कि जो पार्ट हमारा विजिबल होता है, किसमें होता है विजिबल, जो हमारा पार्ट सन का विजिबल जो हम देखते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ सन कौन सा होता है जो हमें दिखाई देता है, तो विजिबल पार्ट ऑफ सन क्या है, फोटोस्फेयर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए विजिबल पार्ट ऑफ सन क्या है, फोटोस्फेयर, तो ये क्वेश्चन रेलवे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। एंड प्लूटो में आप ये एक चीज़ नोट कर लेना, जो प्लूटो है, प्लूटो 248 ईयर्स में 1 रिवोल्यूशन जो है कंप्लीट करता है। और प्लूटो में ये चीज़ भी ऐड कर लेना कि जो हमारा प्लूटो है वो 248 ईयर्स में 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। जैसे हमारी जो अर्थ है वो 365 डेज लगाती है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, और प्लूटो जो है 248 ईयर्स में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये पूछा जाता है कि 248 ईयर्स में ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, तो वो है प्लूटो। एंड प्लूटो के बारे में एक चीज़ और ये ऐड कर लेना कि जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है प्लूटो की वो है चेरोन। ठीक है, तो पूछी जाती है कि चेरोन किसकी सैटेलाइट है, जो कि प्लूटो की है। एंड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है। वैसे तो सबसे क्लोजेस्ट मरकरी है, और या फिर कभी कभी क्या होता है वीनस, ऐसे दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब वीनस हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक होता है, मरकरी से भी ज़्यादा जो क्लोजेस्ट वीनस हो जाता है। तो अगर पूछे कि क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ वो होता है मरकरी, और कभी कभी पूछे तो वो होता है वीनस की। कभी कभी जो देखा जाता है एक दो बार, जो वीनस है वो काफ़ी क्लोजेस्ट प्लैनेट बन जाता है हमारी अर्थ के, और जो हमारी अर्थ की जो डेंसिटी है हाईएस्ट डेंसिटी है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी थी। और ये चार्ट आप लोग जो है ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है कि सब जो रोटेशन के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले तो कि जो रोटेशन है किसकी फास्टेस्ट है और किसकी स्लोएस्ट है, कौन से प्लैनेट की फास्टेस्ट रोटेशन है और कौन से प्लैनेट की स्लोएस्ट रोटेशन है। तो जो हमारा फास्टेस्ट करता है वो है जुपिटर, जो कि 9 आवर 55 मिनट्स लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, और जो हमारा वीनस है वो 243 डेज लगाता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो सबसे स्लो हमारा वीनस है और जो सबसे फास्ट है वो हमारा जुपिटर है। तो पूछा जाएगा कि ये बताओ कि सबसे जल्दी रोटेशन कौन कंप्लीट करता है और सबसे लेट रोटेशन कौन कंप्लीट करता है। देन उसके बाद आती है हमारी रिवोल्यूशन की बारी। रिवोल्यूशन का मतलब है कि सन के चारों ओर जो चक्कर काटते हैं जो, तो वो कितने टाइम में लगाते हैं, कौन सबसे जल्दी लगाता है और कौन सबसे लेट लगाता है। तो मरकरी जो है वो सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, मरकरी क्या करता है, सबसे जल्दी अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, जो कि 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद जो हमारा स्लोएस्ट है वो है नेपच्यून, जो कि 165 ईयर्स में क्या करता है, रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो ये हमारी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में हो गया कि कौन फास्टेस्ट है और कौन स्लोएस्ट है। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोग इससे कोई भी हेल्प हो रहे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं या नहीं। और इसके बाद आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेटेस्ट, अभी के भी 2024 2023 सारे क्वेश्चंस PYQ जितने भी हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग। एक ही जगह पे आपको सारे सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो thank you for watching my video. Please like, share and subscribe for further more videos. So thank you.